नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का ये 5वां टेस्ट है और इस वीडियो में इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस पर हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। देखिए, हमारे देश में आज बहुत से लोग गरीबी, बेरोजगारी इन सब से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव हमेशा आता रहता है और आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, कि मतलब हर एलिजिबल योग्य व्यक्ति को यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब मंथली कुछ इनकम उसको प्रोवाइड की जाए। तो इसके कई नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। गरीबी में वृद्धि तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। गरीबी में कमी करने के लिए चीज़ें होंगी। वित्तीय समावेशन में सुधार, ये तो ठीक है। प्रशासनिक भार में वृद्धि, ये सही है, लेकिन इसका ये निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि इसका बाजार जोखिमों का उत्पन्न होना। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे क्या होगा, अचानक से अगर मार्केट में मनी की जो सप्लाई है वो बढ़ा दी जाए, और इसी के अनुपात में ध्यान रखना कि अगर प्रोडक्शन ना बढ़े, तो जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे बाज़ार में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, जोखिम उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, जैसे जैसे इकोनॉमी में सप्लाई मनी की जो तरलता है, मुद्रा की तरलता बढ़ती है, उसी के अनुपात में प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ता तो इससे समस्या आ जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, सेज पारित किया गया था, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे सेज क्या है, सेज एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर सामान्य जो नियम कानून होते हैं उनको डाइल्यूट कर दिया जाता है, वो लागू नहीं होते हैं, जिससे इस क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके और यहाँ से निर्यात को भी प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो ये जो सेज अधिनियम है वो हमारा पारित कब हुआ था, मई 2005 में। ठीक, नेक्स्ट, भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। टर्सरी सेक्टर की बात हो रही है। जैसे प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में विनिर्माण आता है, और टर्सरी में जो मुख्यतः सेवा क्षेत्र होता है वो आता है। तो इसमें परिवहन और संचार, होटल, स्थावर संपदा, ये चीज़ें आ गई। लेकिन यहाँ पर जो विनिर्माण है वो सेकेंडरी सेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 3 एंड 4 आपसे पूछा गया था टर्शियरी सेक्टर, तो 1, 3 एंड 4 क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ देख सकते हैं डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट है, चालू खाते के घाटे को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा एक सहायक नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। देखिए, जब घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो क्या होगा, बढ़ेगा, और इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो सहायक है, पूछा गया है, सहायक नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या कहता है, एफडीआई को बढ़ावा देना। तो एफडीआई को बढ़ावा देंगे तो इससे तो हमारा घाटा कम होगा। ठीक है, तो ऐसा ही है। निर्यात को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती, तो जो निर्यात को सहायता मिल रही है इससे निर्यात को प्रमोट किया जा सकता है। तो अगर सब्सिडी को सरकार कम कर देगी तो इससे क्या होगा, निर्यात में कमी आएगी, और जैसे ही निर्यात में कमी आएगी हमारा जो चालू खाते का घाटा है वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात बढ़ावा देंगे तो आपका घाटा कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। ठीक है, ये सहायक नहीं है, बल्कि ये क्या करेगा, ये हमारे घाटे को और बढ़ा देगा। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी है। देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का वह प्रकार है जहाँ पर जो बेरोजगारी होती है वो मुख्यतः हमारी एजुकेशन की वजह से आती है, मतलब वहाँ पर ट्रेंड स्किल्ड लेबर की कमी होती है। और दूसरी बात, घर्षणात्मक बेरोजगारी में क्या होता है, जब कोई एक व्यक्ति एक रोज़गार को छोड़ करके दूसरे रोज़गार को पाने की कोशिश करता है तो इस बीच में जो गैप है, ठीक है, उसमें जब वो बेरोजगार रहता है तो इसको घर्षणात्मक। और चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी ये मुख्यतः पूंजीवादी देशों में पाई जाती है। जब इकोनॉमी क्या करती है, बूम करती है तो रोज़गार मिलता है, और वही इकोनॉमी जब मंदी की शिकार हो जाती है तब इस वाली कंडीशन में वो बेरोज़गार हो जाते हैं वहाँ के लोग। ठीक है, तो ये हो गई चक्रीय बेरोजगारी। और यही इकोनॉमी क्या करती है, जब फिर से वापस पटरी पे आने लगती है तो रोज़गार बढ़ जाता है। कोरोना के टाइम में क्या हुआ, यही हुआ ना। जैसे इकोनॉमी पहले क्या कर रही थी, मतलब ठीक से प्रोग्रेस कर रही थी। कोविड के टाइम में, हालांकि थोड़ा सा पहले ही हमारे देश में इकोनॉमी हमारी जो ग्रोथ रेट है उसकी डाउन होने लगी थी, और कोविड के टाइम में तो 2020-21 में हमारी ग्रोथ रेट हो गई -7.3। और इस समय देखिए तो जो
बेरोज़गारी की दर है वो भी अपने उच्च स्तर पे पहुंच गई। अब इकोनॉमी फिर से वापस पटरी पे आ रही है, तो अब यहाँ पर ये वाला चरण चालू हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भी लोगों को अब रोज़गार मिलना शुरू हो गया। हालांकि ये जो सिस्टम देखने को मिल रहा है व्यापार चक्र का पॉइंट, इसे व्यापार चक्र बोला जाता है, ठीक है। ये मुख्यतः विकसित देशों की अवधारणा इसमें आती है। तो चक्रीय बेरोजगारी जो है ये है संबंधित है मंदी के कारण। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, निम्न पर विचार करें। कोयला एवं उर्वरक, रसायन, रिफाइनरी उत्पाद और कच्चा तेल तथा सीमेंट उपर्युक्त में से किसे भारतीय कोर सेक्टर में शामिल नहीं किया जाता। देखिए, हर इकोनॉमी का अपना एक कोर सेक्टर होता है, उसके बगैर इकोनॉमी के जो अन्य सेक्टर हैं वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट है। कोयला एवं उर्वरक, रसायन, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल और सीमेंट। तो यहाँ पर जो रसायन है वो कोर सेक्टर में नहीं आता, बाकी कोयला, रिफाइनरी प्रोडक्ट, कच्चा तेल और सीमेंट 1, 3 एंड 4 ये सभी रिफाइनरी कोर सेक्टर में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, भारत में 8 कोर सेक्टर है। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत, ठीक है। और इसमें केमिकल जो है वो शामिल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता, मतलब एक साल में आधे से अधिक दिन तक रोजगार नहीं पाता, तो उसे माना जाएगा कैसा। तो उसे माना जाता है सामान्य स्थिति का बेरोजगार, ठीक है। बेरोजगार जो की मापन की जो पद्धति हमारे देश में है वो 3 प्रकार से। देखिए, किसी व्यक्ति को सामान्य स्थिति का बेरोजगार कब माना जाता है, जब कोई व्यक्ति वर्ष में आधे से अधिक दिनों तक, और ये आधे से अधिक दिन का मतलब होता है 183, ठीक है, इतने दिन तक रोजगार नहीं पाता है तो उसे सामान्य स्थिति का बेरोजगार कहा जाता है। दूसरा जो है वो चालू साप्ताहिक स्थिति है। यदि किसी व्यक्ति को सप्ताह में 1 घंटे का भी रोजगार ना मिले तो उसे क्या माना जाता है, चालू साप्ताहिक स्थिति। और चालू दैनिक स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर 1 दिन का निकाला जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को दिन विशेष में 1 घंटे का भी रोजगार हासिल ना हो तो उसे माना जाता है कि वो चालू दैनिक स्थिति का बेरोजगार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चमगादड़ स्तनधारी होता है, ये सही है। डॉल्फिन, ऑक्टोपस मोलस्क है। मकड़ी आर्कनिडा। अब यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर देखिए डॉल्फिन जो है वो उभयचर, तो डॉल्फिन उभयचर नहीं है बल्कि ये क्या है, ये एक जलीय जीव है, ठीक है। ये तो जानते होंगे आप, यह एक जलीय जीव है जिसे मैमेलिया मतलब एक स्तन में भी प्राणी में भी ये आता है। और भारत में जो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है उसे राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो जो बहुत अधिक जल में पाए जाते हैं पौधे उन्हें हाइड्रोफाइट बोला जाता है, ठीक है, हाइड्रोफाइट। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ माइक्रो। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो सोडियम है वो तो न तो मैक्रो में आता है और ना ही माइक्रो। तो पौधों के विकास के लिए सोडियम की आवश्यकता नहीं होती, बाकी कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इनकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है कैसे। तो कृषि आय की गणना जो होती है, आय विधि, व्यय विधि, पन्य प्रवाह, तो ये स्वाभाविक सी बात है। कृषि में उत्पादन होता है तो यहाँ पर हम उत्पादन विधि से कृषि आय की गणना हमारे देश में की जाती है। नेक्स्ट, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, जिम कॉर्बेट, ठीक है। इसी को पहले क्या कहा जाता था, इसका जो नाम था वो आप देख सकते हैं हेली पार्क था, ठीक है। 1936 में बना था और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ठीक है, गंगा नदी के तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर। तो भारत की जो इकोनॉमी थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आज भी आधारित है, क्योंकि इसमें निजी सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का रोल महत्वपूर्ण होता है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो सरकारी सेक्टर होता है, सरकारी क्षेत्र, ज़्यादातर उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, तो उसे समाजवादी व्यवस्था बोला जाता है। और जो पूंजीवादी व्यवस्था क्या है, जहाँ पर कम्प्लीटली निजी क्षेत्र को ही प्रमोट किया जाता है, सरकार सिर्फ रेगुलेटर की भूमिका निभाती है। 1991 की बात करें तो 1991 से हमारी जो इकोनॉमी थी वो मुख्यतः समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। हालांकि सरकार की भूमिका ज़्यादा थी, ठीक है, इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका बहुत कम थी। लेकिन 1991 के बाद हम किधर चल दिए, पूंजीवादी व्यवस्था की ओर मुड़ गए।
ठीक है। इसीलिए हमारी जो इकोनॉमी है वो पहले भी मिश्रित थी, आज भी मिश्रित है, बस थोड़ा सा स्वरूप चेंज हुआ है। स्वरूप क्या चेंज हुआ? पहले 1991 के पहले जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसमें निजी क्षेत्र की भूमिका बहुत कम थी और 1991 के बाद सरकारी क्षेत्र की भूमिका कम होने लगी। आज भी देखिए आप बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा घटक भौतिक पर्यावरण घटक के अंतर्गत नहीं आता? आपको पता है कि जब इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं इन्वायरमेंट के घटक में, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना एबायोटिक मतलब अजैविक या भौतिक घटक के अंतर्गत नहीं आता, मतलब वो बायोटिक कंपोनेंट होना चाहिए, मतलब जिनमें जीव है, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे। ठीक है, तो स्थल जल वायु ये तो भौतिक कंपोनेंट है और यहाँ पर जो पौधा है वो क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? पादप। नेक्स्ट, पारितंत्र के अजैविक घटक, देखिए फिर से आ गया, एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक कारक के अंतर्गत नहीं आता? तो जिसमें कार्बन नहीं होता। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल, यहाँ पर फैट। ठीक है, तो जो जल है वो एक कार्बनिक कंपोनेंट नहीं है। आगे चलते हैं। भारत में कृषिगत आय पर कर लगाने का अधिकार किसके पास है? तो जो कृषि पर कर लगाने का अधिकार है वो राज्य सरकारों के पास है। ठीक है, हालांकि अभी कर भारत में एग्रीकल्चर पे नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट, जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें राज्य सूची की एंट्री नंबर 46, ठीक है, इसी में बताया गया है कृषि आय पर कर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। क्लियर है, 5 जून को समाज में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए इस दिन को चुना गया था। ठीक है, और 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? तो जो प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो मिलेगी विषुवत रेखीय वन बायोम में। क्यों? क्योंकि ये जो विषुवत रेखा होती है यहाँ पर वर्षा पूरे दिन में, मतलब ये समझिए कि हमेशा होती है। दिन में जब 2 बजता है, 2 बजे के आसपास यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से संवहन धाराएं ऊपर की ओर उठती हैं, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है और बारिश होना शुरू हो जाती है। तो डेली यहाँ पर 3 से 4 बजे के बीच में बारिश होना ही है। ठीक है, और इस बारिश की वजह से यहाँ पर क्या होता है, पूरे आप देखेंगे अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। पूरे ब्राज़ील को देखिए आप, पूरा वन यहाँ पर पाया जाता है, अमेजन। तो यहाँ पर क्या होती है, जो प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता होती है, वो भी सबसे ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम, ठीक है, तो घास का मैदान नेचुरल है, वन नेचुरल है, झील नेचुरल है, धान का खेत क्या है? ये कृत्रिम पारितंत्र है, इकोसिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरबेल एक उदाहरण है। अमरबेल जानते हैं, एक पौधा होता है जिसमें कोई घास, मतलब जिसमें कोई जड़ पत्ती आप नहीं देखेंगे, येलो कलर का होता है, वो दूसरे पेड़ों पे चढ़ा होता है। ठीक है, तो वो कैसा एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है परजीवी का। ठीक है, परजीवी, क्योंकि ये दूसरे पौधे पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट, धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? ये है मेथेन। ठीक है, मेथेन धान के खेत से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये है जेनेवा। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और ये स्विट्ज़रलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में, स्विट्ज़रलैंड में ही, जिनेवा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा EWS को आरक्षण दिया गया? आपको पता है कि EWS को 10% का आरक्षण दिया गया है। ध्यान रखना, ये 10% का आरक्षण अलग से नहीं है, बल्कि सपोज़ अगर 100 सीटें हैं, ठीक है, कहीं पर वैकेंसी निकली है, टोटल 100 सीट एक नई वैकेंसी है, और यहाँ पर तो 15% सीटें किसको रिजर्व हो जाएंगी? SC को, 7.5% किसको रिजर्व हो जाएंगी? ST को, और OBC को 27% सीटें रिजर्व हो जाएंगी। ठीक है, OBC को। बाकी जो 51 सीटें बच गई, अब इस 51 सीटों में से 10 सीटें, ठीक है, मतलब लगभग 5.1, ठीक है, लगभग 6 सीट, ये किसको मिलेगी? EWS को, ध्यान रखना है। ठीक है, ये है जो 51 सीट बची है उसमें का है, ये अलग से 10% लंबवत आरक्षण नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 103वां संविधान संशोधन किया गया था।
और इसके तहत हमारे संविधान में क्या हुआ, आर्टिकल 15 का 6 और 16 का 6 आर्टिकल जोड़ा गया। 15 के 6 में क्या हुआ, जो हमारे शिक्षण संस्थान है उनमें आरक्षण, और 16 के 6 में लोक नियोजन में आरक्षण की बात की गई है सरकारी नौकरियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। तो ये हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना है जहाँ पर पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया, पर्यावरण पर भी ध्यान देने की बात की गई। ठीक है, HDI को जारी करने वाला निकाय कौन सा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, और HDI की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 से 1 के बीच। जब 1 की तरफ वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब उस देश में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। जो भी HDI के मानक हैं उनके आधार पर इसका जो विकास किया गया, किसके द्वारा, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा इसका विकास किया गया है। अमर सेन की भी इसमें भूमिका थी। ठीक है, बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है। तो बजरंग पुनिया किससे संबंधित है, कुश्ती से। ठीक है, आपको बताना है कि टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने कौन सा मेडल जीता था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति कौन करता है, सिफारिश कौन करता है। तो जब MSP की बात आती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये फसल बोने से पहले ही जारी किया जाता है ताकि किसान डिसीजन ले सके कि उसे कौन सी फसल बोनी है। ठीक है, जब MSP की बात आती है तो MSP की सिफारिश कौन करता है सरकार से, CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत और समर्थन मूल्य आयोग। ठीक है, अब ये सिफारिश किससे करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से। तो ये जो हमारी सेंटर की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, मतलब आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ये MSP की घोषणा करती है। CACP ने जितना सलाह दिया है, MSP उससे ज़्यादा भी घोषित की जा सकती है CCEA के द्वारा। ठीक है, सरकार इनकी बात को मानने के लिए कम्प्लीटली बाध्य नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, संस्तुति कौन करता है, सिफारिश कौन करता है, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग या कीमत आयोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है बायोनॉमिक्स। जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध, इसका अध्ययन किया जाता है बायोनॉमिक्स में। वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं। तो भारत में रामसर साइट्स की संख्या जो है वो है 46। कितने हैं, 46। ठीक है, ये जो रामसर साइट्स होते हैं, यहाँ पर इनका संरक्षण आवश्यक होता है क्योंकि पर्यावरण, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी इनको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे जैसे GDP अर्थव्यवस्था का विकास होता है, वैसे वैसे GDP में टर्शरी क्षेत्र का अंश क्या होता है, मतलब सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता है। जैसे हमारा देश की अगर एग्जांपल लें, तो जब हम आज़ाद हुए तो हमारे देश में एक प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर का रोल जो हमारी GDP में था वो 60-70% था। ठीक है, लेकिन आज कितना है, ये आ गया 16, 17, 18, 16 से 20 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर का रोल देखिए कम नहीं हुआ है, कम हमें परसेंटेज में दिख रहा है। कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर जो टर्शरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र था, वो बूम कर गया। इसके बूम करने की वजह से हमें प्राइमरी सेक्टर का जो रोल है वो कम दिखने लगा। ठीक है, तो जब भी इकोनॉमी ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी, देश विकसित होता जाएगा, तो वहाँ पर प्राइमरी सेक्टर का जो रोल होगा वो कम होता जाएगा और टर्शरी और सेकेंडरी विनिर्माण क्षेत्र का जो हिस्सा है वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। तो वो एंजाइम कहलाते हैं। जैविक सिस्टम में, हमारे शरीर में भी ध्यान से देखिए तो बहुत सारे एंजाइम मिलेंगे आपको, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। हालांकि ये इनएक्टिव होते हैं, बाद में ये एक्टिव हो जाते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन में। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन सिस्टम की जो प्रक्रिया चल रही है उसको तेज कर देते हैं। इसी तरीके से पूरे जैविक सिस्टम में ऐसे ही एंजाइम के द्वारा काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण पूछा गया है। ठीक है, आवासीय प्रदूषण, अत्यधिक दोहन, आवासीय विनाश, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, ये भी है एक कारण बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करने का। विदेशी प्रजातियां आ जाती हैं और हमारे देशज प्रजातियों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा आवासीय विनाश, ये हैबिटेट जो है उसका लॉस होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे ह्यूमन और मानव जीव संघर्ष देखने को, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है।
ये भी आपने देखा होगा कि शहरों में तेंदुआ पहुंच गया, टाइगर पहुंच गया। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं है कि टाइगर वो ह्यूमन के क्षेत्र में, मानव के क्षेत्र में आ गया, बल्कि मानव जो है वो टाइगर के क्षेत्र में पहुंच गए, क्योंकि इतनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है कि हम हर जगह अब घर बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो अब जब घूमने निकलते हैं या रास्ता भटक गए, कुछ भी हो गया, तो उनको लगता है कि हम तो मानव के क्षेत्र में आ गए, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं है। तो आवासीय विनाश बायोडाइवर्सिटी के कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, इसीलिए जो हम नेशनल पार्क है, ठीक है, टाइगर रिजर्व्स हैं, ये सब बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता का क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। देखिए, मरुस्थल में बायोडाइवर्सिटी तो बहुत कम मिलती है, जो पूर्वी घाट है वहाँ पर भी बहुत कम है, पश्चिमी घाट में भी है, पश्चिमी हिमालय में भी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सब यहाँ पर ज़्यादा सबसे कहाँ मिलेगी, तो वो मिलेगी आपको पश्चिमी घाट में। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जब मानसून आता है तो यहाँ पर क्या है, ये पश्चिमी घाट वर्षा को यहाँ पर इनको रोक करके मानसून को यहाँ खूब बारिश करवाता है इस तट पर। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर क्या होती है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर कुल का जो बायोडाइवर्सिटी है उसका 26% यहाँ पर पाई जाती है, जबकि पूर्वी घाट में 24% है, पश्चिमी हिमालय में 10% है, और जो मरुस्थलीय भाग है वहाँ पर केवल 1% ही बायोडाइवर्सिटी मिलती है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 1974 में टाइगर के संरक्षण के लिए। ठीक है, और इस समय हमारे देश में कितने बाघ हैं? 2967 बाघ हैं, और जो कि विश्व में टोटल बाघ का 70% है। ठीक है, मतलब 70% आबादी भारत में ही पाई जाती है बाघों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? अदृश्य बेरोजगारी, क्योंकि उसमें लोग काम में लगे होते हैं, दिखता है कि वो रोज़गार में है, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, वो बेरोज़गार होते हैं, और वो बेरोज़गारी हमें दिखाई नहीं देती, वो दिखाई देती है रोज़गार के रूप में कि लोग तो रोज़गार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता। क्यों? जैसे मान लीजिए 5 लोग लगे हैं और 10 क्विंटल गेहूँ पैदा होता है सब लोग काम करने के बाद, फिर अगले साल 10 लोग बढ़ा दिया गया, फिर भी 10 ही कुंटल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पर जो 5 लोग लगे थे वो क्या हैं, इनकी जो उत्पादकता है वो कितनी है? 0 है। तो यहाँ पर हालांकि ये तो लोग काम कर रहे हैं, रोज़गार में लगे हुए हैं, नहीं, इनको इकोनॉमिक की दृष्टि में, मतलब अर्थशास्त्र में इनको बेरोज़गार माना जाता है, और इनको कहा जाता है अदृश्य बेरोज़गार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना ही आयात। 1991 के पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो अंशतः बंद इकोनॉमी थी, हम बहुत ज़्यादा विदेशों से आयात नहीं कर रहे थे, हालांकि हमारा फोकस निर्यात पर था, लेकिन हम आयात बहुत ही कम कर रहे थे। और 1991 के बाद इन सारे प्रतिबंधों को ख़त्म कर दिया गया और इकोनॉमी खोल दी गई पूरी दुनिया के लिए, और अब हम आयात भी ठीक से करते हैं और निर्यात भी अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट, धरातल पर सबसे प्राचीन जीव की संज्ञा किसे दी जाती है? तो धरातल पर सबसे प्राचीन जीव जो है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीला हरित शैवाल। ठीक है, आगे चलते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? तो जब आप कपूर को जलाते हैं तो वो सीधा क्या होता है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, गैस बन के उड़ जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पदार्थों में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस क्या गैस कौन सी होती हैं? जो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार होती हैं। जलवाष्प बिल्कुल सही है, ये तो है ही है, ये ग्रीन हाउस गैस है। CFC, मीथेन, नाइट्रोजन, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? तो जो आर्कटिक मरुस्थल है इसे कहा जाता है टुंड्रा। ठीक है, टुंड्रा का ये दूसरा नाम है आर्कटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? तो बांधवगढ़ है MP में। ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क की बात हो रही है, फिर भी वो MP में ही। नेक्स्ट, और इसकी जो स्थापना आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मध्य MP के शहडोल ज़िले में है, और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, और 1993 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। ये नेशनल पार्क है। ठीक है, और यहाँ पर वाइट टाइगर भी पाए जाते हैं।
निम्न में से कौन सा एक घास का मैदान सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं। प्रेयरी कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका सही है। स्टेपी यूक्रेन, कैंटरबरी ऑस्ट्रेलिया, तो ये गड़बड़ हो गया। कैंटरबरी ऑस्ट्रेलिया में नहीं, बल्कि ये कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है। बाकी लानोस घास का जो मैदान है वेनेजुएला में है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर जो सी है वो गलत हो गया। और कैंटरबरी एक शीतोष्ण घास का मैदान है जो कि पाया जाता है कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। और जो ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान, उसे डाउन्स बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय आय को अनुमानित करने की विधि नहीं है? तो राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो आय विधि, व्यय विधि और यहाँ पर अतिरिक्त मूल्य विधि मतलब वैल्यू एडिशन मेथड, ये भी है। जबकि जो आयात निर्यात विधि है, इसके माध्यम से हम नेशनल इनकम को काउंट नहीं करते हैं, मेज़र नहीं करते हैं। ठीक है। चलिए, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन में भारत कब शामिल हुआ? तो ये जो रामसर संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था रामसर साइट्स के लिए, इसमें भारत शामिल हुआ कब? 1982 में। वैसे रामसर जो स्थल है वो कहाँ पर है? ये ईरान में। ठीक है, ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, तो इसमें भारत शामिल हुआ 1982 में। हालांकि ये जो सम्मेलन था वो कब हुआ था? 1971 के आसपास। आगे यहाँ पर आपको मिलाना है, यहाँ झील दिया गया है और यहाँ पर स्टेट्स। तो देख लेते हैं। महाराष्ट्र में यहाँ पर देखिए, जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में क्या हो जाता है? केरल में आपको मिलेगा वेम्बनाड, राजस्थान में मिलेगा सांभर, और लोनार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, और जम्मू कश्मीर में हो गया होकेस। ठीक है, वेटलैंड। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया, कौन मैंग्रोव जैव विविधता ह्रास का कारण नहीं है? मैंग्रोव कहाँ पर पाए जाते हैं? आप देखेंगे खारे पानी में स्पेशली ये पाए जाते हैं, और इनकी जो जड़ें होती हैं ना, वो पहले नीचे जाएंगी फिर ऊपर की ओर उठ जाती हैं, और ये क्या करते हैं? ये चक्रवात, तूफान, इनसे तटीय क्षेत्रों की रक्षा भी मैंग्रोव करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जैव विविधता ह्रास का कारण नहीं है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, कृषि क्षेत्र का विस्तार, झींगा उत्पादक, तो इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो जैव विविधता, जिनकी वजह से मैंग्रोव जैव विविधता में कमी नहीं आई? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखें। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण है। जब कृषि क्षेत्र का विस्तार होता है तो इन इलाकों तक भी अब खेती होने लगी है। झींगा उत्पादक, वनों की कटाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम पारितंत्र वर्ड का यूज़ किया? इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम वर्ड का यूज़ किया है किसने? A.G. टांसले ने। ठीक है, और इकोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, 1935 में ये A.G. टांसले ने 1935 में इस इकोलॉजिकल सिस्टम वर्ड का यूज़ किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, जहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, वहीं पर डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो सदाबहार वन होते हैं विषुवत रेखा के निकट, यहाँ पर बारिश हमेशा होती रहती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। और यहाँ का जो यहाँ पहले भी मैं बता चुका हूँ, जैसे अमेजन बेसिन है, कॉन्गो बेसिन है, अफ्रीका का गिनी तट है, इसके अलावा हमारे देश में भी अंडमान निकोबार है, जावा, सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया वाला इलाका। ठीक है, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफ़ी मिलती है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो अपर्याप्त जल संसाधन, स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पर पानी कम होगा वहाँ पर मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। सूखा, औद्योगिक अपशिष्ट, झूम कृषि, ये हिम कृषि लिखा है, गलत है। तो झूम कृषि से मरुस्थलीकरण को बढ़ावा नहीं मिलता, बाकी सबसे बढ़ावा मिलता है। झूम कृषि क्या होती है? जनजातियों के द्वारा स्पेशली खेती की जाती है, और इसको हम स्लैश एंड बर्न मेथड भी कहते हैं। इसमें जो जनजातियाँ होती हैं किसी क्षेत्र विशेष में आग लगा करके वहाँ पर साफ़ सफाई करके फिर वहाँ खेती करते हैं। जब उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो वो दूसरे क्षेत्रों में शिफ्ट कर जाते हैं। इसी वजह से इसको शिफ्टिंग कल्चर भी बोला जाता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, पारितंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या बोला जाता है? तत्वों के चक्रण का मतलब यहाँ पर ये मतलब हो गया कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पौधे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, पौधे हालांकि यूज़ भी करते हैं। फिर मानव क्या करता है? उस ऑक्सीजन का यूज़ करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है।
तो ये जो एक सिस्टम बना हुआ है, साइकिल बना हुआ है, चक्र है, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है किसे? तो इको मार्क उनको दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, इकोलॉजिकल फ्रेंडली या इको फ्रेंडली होते हैं, उनको इको मार्क प्रदान किया जाता है। ठीक है, 1991 से ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रामक क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? इकोटोन। जैसे दो इकोसिस्टम है, यहाँ पर एक इकोसिस्टम वन है और दूसरा इकोसिस्टम क्या है? यहाँ पर तालाब है। ठीक है, तालाब। तो यहाँ जो बीच वाला एरिया है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा मिलेगी और इसी एरिया को क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो बर्डमैन है, वो भारत के बर्डमैन हैं, उनका नाम है सलीम अली। ठीक है, पक्षियों के संरक्षण में इनकी काफ़ी भूमिका रही है और ये सलीम अली पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पक्षियों का व्यवस्थित सर्वेक्षण करवाया था। ठीक है, और इन्होंने बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स नामक एक किताब भी लिखी है और इन्हीं के प्रयासों से ही केवलादेव नेशनल पार्क का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। ठीक है, राजेंद्र सिंह। जल संरक्षण की दिशा में इन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। आगे चलते हैं। IUCN का पूरा नाम क्या है? तो IUCN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी आदि ये सब किस समूह के जीव हैं? तो ये जो मच्छर हैं, मक्खी हैं, तिलचट्टा हैं, ये सब किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो ग्रुप है उसमें ये सब शामिल हैं। और आगे चलते हैं। दाची गाम आपको मैच करवाना है। दाची गाम बेतला, पेरियार और केवलादेव। तो दाची गाम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर हो गया। पेरियार केरल में मिलेगा, केवलादेव और बेतला। ठीक है, तो देखिए भारत में जो भी टाइगर रिजर्व हैं, जो भी नेशनल पार्क हैं, ये तो आपको आने ही चाहिए और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैच करवाना। ठीक है, बेतला झारखंड, दाची-गाम जम्मू कश्मीर, यहाँ पेरियार केरल और केवलादेव तमिलनाडु। मैब का पूरा नाम क्या है? तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, मैब। और ये जो मैब है वो क्या करता है? मैब मानव एवं प्रकृति आरक्षित क्षेत्र में परिवर्तन के कारण मानव एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका आकलन करता है, मैब प्रोग्राम। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है उसकी शुरुआत की गई थी 1992 में। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य एक तरफ दिया गया है और एक तरफ राज्य, आपको मैच करवाना है। तो ठीक है, मैच करवाते हैं। देखिए, उड़ीसा में भितरकनिका मिलेगा, छत्तीसगढ़ में अचानक मार्ग, आंध्र प्रदेश में पुलिकट और बिहार में भीम बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। ठीक है, और हमारे देश में 2967 बाघ अभी भी विद्यमान है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन एरिया है? तो वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, WWF से क्या आशय है? तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव कोष के बारे में यहाँ पर पूछा गया है आपसे। और IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1962 में की गई थी। ठीक है, WWF की, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम के बढ़ने पर वायुमंडल की वायु में वाष्प ग्रहण करने की जो शक्ति होती है कितने गुना बढ़ जाती है? तो ये है 2 गुना। ठीक है, 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये ध्रुवीय क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ विषुवत रेखा है। तो जब आप ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो बायोडाइवर्सिटी क्या मिलेगी? आपको बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, तापमान हमेशा कम होता है। तो यहाँ पर वनस्पति हो या जीव जगत हो, इनकी जो विविधता होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक
ठीक है। और जब आप यहाँ पर आते हैं विश्वती क्षेत्र पर, तो यहाँ पर साल भर वर्षा होने के कारण यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ही अधिक देखने को मिलेगी। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो आपको बायोडाइवर्सिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? तो जो सबसे जो मैंग्रोव वन है वो कहाँ मिलेगा आपको? सुंदरवन नेशनल पार्क, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाला जो एरिया है वहाँ पर गंगा नदी का जो पूरा तट है, ठीक है, मुहाना, वहाँ पर मैंग्रोव वन काफ़ी मिलते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो अम्ल वर्षा के लिए HCl, N2, H2, SO2, तो मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि जो अम्ल वर्षा होती है वो किस लिए होती है? H2SO4 और एक NH3, ठीक है, इन दोनों की वजह से ये अम्ल वर्षा होती है। तो सल्फ़र ही यहाँ पर जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है यही जल से मिल करके क्रिया करके H2SO4 का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैस, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी तीनों ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो आपको पेरियार पता है केरल में, और केरल जो आता है वो कहाँ आता है? पश्चिमी घाट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? समुद्री, ठीक है। तो ये कहाँ पर आपको मिलेगा? मन्नार, ये मिलेगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, ठीक है। और जो 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र का पहला पर्यावरण सम्मेलन था, ठीक है। तो इसमें 26 धाराएं थी, इसको 4 अध्यायों में बांटा गया था और 1986 में यह कानून हमारे देश में लागू किया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ये कानून लाया गया था 1986 में। नेक्स्ट, 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? तो आपको पता है इसको हम रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। तो ये हुआ था ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसका संबंध है जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके उत्पादन को कम करना क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो लागू कब से हुआ था? 2005 से, 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ था। और 1997 दिसंबर में क्योटो कहाँ पर? जापान में ये क्योटो प्रोटोकॉल तय किया गया था 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो प्रदूषण का मापन कौन करती है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी पर उपस्थित जो इकोसिस्टम है उसको बचाती है। क्लियर? आगे, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो आपको बताइए, ओजोन लेयर जहाँ पर पाई जाती है वही मंडल होगा और इसे बोला जाता है ओजोन मंडल। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल। इसी समताप मंडल में एक जो लेयर है वो किसकी है? ओजोन की। तो सूर्य का जो प्रकाश जब आता है तो पराबैंगनी किरणों को यहाँ पर ये जो ओजोन मंडल है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है यहाँ पर कौन कौन सा दिवस है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और शौचालय दिवस, विश्व पशु दिवस, ऐसे दिवस जो काफ़ी चर्चा में रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए। आप बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, और यहाँ पर विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को और विश्व पशु दिवस 30 अक्टूबर को। IPCC से क्या आशय है? नेक्स्ट क्वेश्चन है IPCC।
तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती है लगभग 3 सालों में, 2-3 सालों में, तो इस रिपोर्ट को भी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है आपके मेंस के उद्देश्य से। ठीक है, इसका जो गठन है 1988 में यूनेप और WMO इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यूनेप का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो केन्या की नैरोबी में है। बाकी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो इन दोनों ने मिल करके IPCC की स्थापना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताना है किससे मंत्रालय एक तरफ दिया गया है और एक तरफ यहाँ योजनाएं दी गई हैं। तो देख लेते हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, हिमालयी पारितंत्र को टिकाऊ बनाने के लिए राष्ट्रीय मिशन और राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन। तो यहाँ पर देखिए, जो राष्ट्रीय सौर मिशन है वो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, क्योंकि सौर जो है सोलर होता है वो एक नवीकरणीय ऊर्जा होती है, तो ये मंत्रालय चलाएगा। बाकी राष्ट्रीय संबंधित ऊर्जा बचत मिशन, तो ऊर्जा की बचत की बात हो रही है, तो ये कौन चलाएगा? विद्युत मंत्रालय चलाएगा। हिमालयी पारितंत्र को टिकाऊ बनाने की बात चल रही है, तो ये कौन चलाएगा? शहरी विकास मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पर नीली क्रांति, धूसर क्रांति, गुलाबी और रजत क्रांति। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी क्रांतियाँ होती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। सीधा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन। धूसर क्रांति मतलब उर्वरक से संबंधित है। ठीक है, गुलाबी ये झींगा मछली, सफ़ेद क्रांति अंडा, और रजत क्रांति इसको बोलेंगे इंद्रधनुषी जो क्रांति है वो समस्त कृषि क्रांतियाँ इसमें शामिल होती हैं। इंद्रधनुषी में 7 रंग होते हैं, तो इसमें भी सभी चीज़ों को लगभग शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पारितंत्र का उदाहरण है? ठीक है, तो यहाँ पर वायु, जल, मृदा, ये तो इकोसिस्टम नहीं कहलाते हैं, बल्कि ये तो इकोसिस्टम के एक पार्ट हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो तालाब है वो खुद में अपना एक पारितंत्र है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? अपमार्जक का मतलब जो पदार्थ होते हैं जो जिनका फिर बाद में जिनको सड़ा गला करके उनकी जो एनर्जी होती है, जो उनके तत्व होते हैं, वापस इकोसिस्टम में डाल दिया जाता है। ये सब किसके द्वारा किया जाता है? जो अपघटक होते हैं, जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, यही तो करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? उत्पादक, अपघटक, सभी उपभोक्ता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता। तो ह्यूमस निर्माण में मुख्य भूमिका किसकी होती है? अपघटकों की होती है। ठीक है, अभी जिनके बारे में हमने बात किया, जो कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये सब। जीवमंडलीय पारितंत्र के लिए वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो जीवमंडल पारितंत्र के लिए क्षोभ मंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी क्षोभ मंडल में ही क्या होता है, सारी जो मौसमी गतिविधियां हैं वो संपन्न होती हैं। वर्षा हो, आंधी तूफान हो, टेम्परेचर का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हमेशा विक्षुब्ध रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया? उसका नाम क्या है? जापान। और सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फुगाकू। ठीक है, फुगाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में 1.2 बिलियन पाउंड निवेश के साथ विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन सुपर कंप्यूटर बनाने वाला देश कौन सा है? तो ये किसने निर्माण किया है? ब्रिटेन ने। ठीक है, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की, वो है हम समाधान का हिस्सा हैं। ठीक है, हम समाधान का हिस्सा हैं। नेक्स्ट, वह भारतीय मूल की अमेरिकन महिला जो बिडेन की हाल ही में वरिष्ठ सलाहकार जिन्हें नियुक्त किया गया, तो यहाँ पर नीरा टंडन को, ठीक है, अमेरिकी प्रेसिडेंट की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया, नीरा टंडन। वह देश जिसने मई 2021 में सिंथेटिक कैनबिनॉइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, वो कौन है? चाइना। ठीक है, चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र दिवस के रूप में वैशाख दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो वैशाख दिवस है ये मनाया जाता है 26 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंतरिक्ष एजेंसी, स्पेस एजेंसी, जिसने हाल ही में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए 2030 तक एनविजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया, तो ये
घोषणा किया गया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। ठीक है, शुक्र ग्रह को टारगेट किया गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो पीवी सिंधु, बैडमिंटन के लिए। ठीक है, पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो कौन सा देश है जहां पर अब मलेरिया ख़त्म हो चुका है? तो कौन है? चाइना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में किस देश को FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? तो फिलीपींस। ठीक है, पाकिस्तान तो ग्रे लिस्ट में पहले से ही है और फिलीपींस को भी इसमें शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट, जून 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? ISA की स्थापना किसके द्वारा? इंडिया और फ्रांस के द्वारा मिलकर के की गई है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें अभी हाल ही में ग्रीस शामिल हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में 2 फरवरी 2021 को कहाँ पर देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र को स्थापित किया गया? तो वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई चेन्नई में। ठीक है। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी थी? ठीक है, ये इंडेक्स बताता है कि जलवायु परिवर्तन से कौन सा देश कितना अधिक सुभेद्य है। तो भारत तो काफ़ी सुभेद्य है, क्योंकि भारत की इतनी लंबी तटरेखा है। ठीक है, चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, तब भारत प्रभावित होता है। समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तब भारत प्रभावित होगा। भारत में हिमालयी तंत्र यहाँ पर है, पारितंत्र है। हिमालय यहाँ पर जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो यहाँ पर ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों में बाढ़ की समस्या आएगी अल्पकाल में, और दीर्घकाल में यही नदियाँ सूख जाएंगी, क्योंकि पानी का जो इनका सोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मरुस्थल और तो पूरा जो भी ग्लोबल मतलब वैश्विक परिवर्तन होगा उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ेगा, और भारत को यहाँ पर 7वीं रैंक मिली है, मतलब सबसे संवेदनशील देशों में भारत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच गोवा के पणजी में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा था इस बार? तो इस बार का फोकस देश जो था वो था बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसमें 2020 के लिए हिंदी भाषा का शब्द किसे घोषित किया गया? तो 2020 में आत्मनिर्भरता वर्ड काफ़ी फेमस था। एक बार मोदी जी ने जब देश को संबोधित किया था तो आत्मनिर्भरता इतनी बार वर्ड यूज़ किया गया था उनके द्वारा कि बहुत से लोग तो डिक्शनरी में सर्च करने लगे कि आत्मनिर्भरता है क्या। ठीक है, तो तब से ये काफ़ी फेमस हो गया वर्ड। वह राज्य जिसके वन विभाग ने जनवरी फरवरी 2021 में पहली बार जल पक्षियों की गणना करवाई थी, तो वो जल पक्षियों की गणना करवाई गई किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के द्वारा। ठीक है, पश्चिम बंगाल के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य देश में पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता बन गया? तो डिजिटली जो प्राइमरी हेल्थ है वहाँ पर प्रदान किया जाता है, वो कौन है? केरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि पर भारत में समर्पण दिवस के रूप में अब उनकी जो पुण्यतिथि है वो मनाया जाएगा? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला फायर पार्क हाल ही में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये जो फायर पार्क है वो बनाया जा रहा है कहाँ पर? बनाया गया उड़ीसा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जनवरी 2021 को किन 2 शहरों के बीच में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत की गई चंडीगढ़ से हिसार के बीच एयर टैक्सी है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन जो 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। ठीक है, उनके जन्मदिन के अवसर पर। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, हालांकि ये मंत्री अभी मत याद करिए क्योंकि कब चेंज हो जाएंगे कुछ पता नहीं होता, 19 फरवरी 2021 को कहाँ पर अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप। नेक्स्ट, 19 जनवरी 2021 की किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपराधों से जुड़े बच्चों को एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य के पहले बाल मित्र पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया? तो ये जो बाल मित्र पुलिस स्टेशन है ये कहाँ पर, किस राज्य में? उत्तराखंड में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगस्त 2021 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 की बात हो रही, का नाम बदलने की घोषणा कर दी गई। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ध्यान रखना इनका जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और ये आज़ादी से पहले ही भारत को हॉकी में गोल्ड दिलवाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मार्च 2021 में वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रदूषण के स्तर को जानने के लिए IQ एयर द्वारा वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो भारत इसमें तीसरा नंबर पे आता है। और दुनिया के अगर शहरों की बात करें तो अगर दुनिया में 20 सबसे प्रदूषित शहर लेंगे तो उसमें से 15 भारत में मिलेंगे। ठीक है, ये आपका मेंस की जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो उनमें इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं वैल्यू एडिशन के लिए। नेक्स्ट, भारतीय उर्वरकों की खपत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो जब उर्वरकों की खपत की बात आती है तो इसमें पंजाब में सबसे ज़्यादा उर्वरक की खपत होती है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का सूत्राधार किसे माना जाता है। तो आप जानते हैं कि भारत में MS स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक। नेक्स्ट, भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक किसे माना जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड का जो जनक है वो माना जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, SIDBI की स्थापना कब हुई थी। तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास था। ठीक है, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। तो इसमें जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, देखिए सारी पंचवर्षीय योजना और उनका उद्देश्य जो था, और एक बार आप ग्रोथ रेट, ठीक है, कौन सी योजना सबसे विफल रही है तो वो है थर्ड पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसी समय हमारे देश में सूखा, अकाल पड़ा और पाकिस्तान से युद्ध होना, तो इन सब फैक्टर की वजह से जो तीसरी पंचवर्षीय योजना और ठीक है चाइना के साथ युद्ध हो जाना, ये सब की वजह से योजना पूरी तरीके से फेल रही। लेकिन जो चौथी पंचवर्षीय योजना है उसका उद्देश्य क्या रखा गया, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन सघनता वाला जिला कौन सा है। तो कैमूर में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वनों की पाई जाती है, कैमूर में। नेक्स्ट, बिहार के निम्न में से किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है। तो जो उत्तर पश्चिमी भाग है बिहार का, यहाँ पर सबसे पहले और उत्तर पूर्वी भाग, ये मानसून का जो क्रम आप देखेंगे, अगर ये बिहार का मैप देखें थोड़ा सा, ये अगर इसको हम बांटें तो ये हो गया ना उत्तर पूर्व, क्योंकि मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो ऐसे इंटर करती है, तो ये हो गया उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र कितना है। तो मैंग्रोव जो वनस्पति का क्षेत्र है वो है 4967 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वप्रथम ओजोन स्तर के क्षरण का पता किसने लगाया था। तो ब्रिटेन की एक टीम थी जो अंटार्कटिका गई हुई थी, तो उसमें थे जोसेफ फारमैन। ठीक है, इन्होंने पता लगाया था ओजोन डिप्लीशन का। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी निकेतन अथवा निकेत, जो निकेत वर्ड है उसका प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसने किया था। तो इसका जो निकेत वर्ड है उसका वर्ड जो यूज़ किया था सबसे पहली बार वो है ग्रीनेल्स। ठीक है, नेक्स्ट, प्रत्येक पोषण तल पर निम्न में से कितने प्रतिशत ऊर्जा जैविक क्रिया में उपभोग कर ली जाती है। जैसे यहाँ पर बात की गई है कि जब हम खाद्य स्तर देखते हैं तो एक किसी फूड चेन में एक खाद्य स्तर से दूसरे में जाने पर, तीसरे में जाने पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर गाजर हुआ। ठीक है, गाजर को किसने खाया, खरगोश ने खाया। खरगोश को किसने खा लिया, शेर ने खा लिया। तो यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, यहाँ पर, और शेर के पास जब गई एनर्जी तो वो 0.1% हो गई। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर शेर को उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जो व्यक्ति यहाँ जितनी खरगोश को मिली है, क्योंकि जो गाजर की प्रोडक्टिविटी थी प्राथमिक वो सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, और यहाँ पर उसको खरगोश ने जब खाया तो उसको एनर्जी सबसे ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना 90% जो होती है वो जैविक क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है, और जो 10% होती है वही ट्रांसफ़र होती है। इसीलिए जो लोग वेज होते हैं, या ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा जो
उनको हरी चीज़ें खाने से एनर्जी मिलती है वो वेज लोगों को मिलती है। ठीक है, आगे, निम्न में से किस पारितंत्र का पिरामिड बिल्कुल उल्टा बनेगा? तो जब हम पिरामिड सबसे उल्टा की बात करते हैं तो एक पेड़ क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। पेड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम पिरामिड बनाएं पेड़ का तो कैसे बन पाएगा, इस तरीके से देखिए, ऐसे। इसका जो आधार होगा यहाँ पर एक पेड़ हो जाएगा। इस पेड़ पर बहुत सी छोटे छोटे चिड़िया, पक्षी, ये सब मौजूद रहते हैं। अब अगर पक्षियों की बात करें तो पक्षियों में भी छोटे जू वगैरह उनके शरीर पर रेंगते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर ऊपर की ओर जाते हैं, शीर्ष की ओर, तो उनकी संख्या बढ़ती जाती है और शीर्ष क्या होता जाता है, चौड़ा होता जाता है। तो इस तरीके से जो पेड़ का पारितंत्र का पिरामिड बनेगा वो पूरी तरीके से उल्टा बनेगा। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा है, इसका पिरामिड हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, सीधा बनेगा। यहाँ पर जो मान लीजिए प्राथमिक उत्पादक हैं, जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा। अब एनर्जी जो ट्रांसफ़र होगी वो केवल 10% होगी, इसके बाद उसका 10%, उसका 10%। तो इस तरीके से सबसे ऊपर जो पारितंत्र में आता है पिरामिड में, उसको एनर्जी सबसे कम मिलती है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है? तो ये है वर्षा। वर्षा बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ की वनस्पति को निर्धारित करने में। वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारितंत्र पर क्रांतिकारी प्रभाव होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है की स्टोन प्रजाति। इनकी जो संख्या होती है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन अगर ये प्रजाति वहाँ से गायब हो जाए तो अन्य प्रजातियाँ भी विलुप्त होने की कगार पर आ जाती हैं। ठीक है, विश्व में चिन्हित कुल 35 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से कितने क्षेत्र भारत में स्थित हैं? तो भारत में 4 है। ये हॉटस्पॉट क्या है, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन मानव के हस्तक्षेप के कारण वो बायोडाइवर्सिटी अब खतरे में है। ठीक है, तो भारत में 4 ऐसे रीजन हैं। कौन कौन से? हिमालयन क्षेत्र, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट, और जिसमें श्रीलंका और सुंडरलैंड। ध्यान रखना, पश्चिमी घाट को यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है सुंडरलैंड मतलब निकोबार, और इसमें श्रीलंका को भी ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। भारत की स्थिति रिपोर्ट, वन स्थिति जो रिपोर्ट है 2019 की, देश में वन और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल देश के कुल भूभाग का कितने % है? तो ये कितने % है, एक मिनट, ऑप्शन कहाँ से ले गए, हाँ यहाँ पर, तो ये है 24.56%। ठीक है, टोटल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? अगर इसमें वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि की बात करें तो ये हुआ है कहाँ पर, कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये तेंदुआ वगैरह ये सब आपको मिलेंगे जो पहाड़ी राज्य हैं। ठीक है, तो पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड में तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व निम्न में से कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है, नामदफा। और नामदफा कहाँ पर है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। काजीरंगा तो असम में, पीलीभीत, दुधवा ये दोनों ही यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं भारतीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई निम्न में से किस यूटी में है, यूनियन टेरिटरी में है? तो पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, लद्दाख में। ठीक है, हेमिस हाई। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता हॉटस्पॉट निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अभी हमने बात किया था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, तो ये सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको मध्य एशिया के क्षेत्र में। ठीक है, मध्य एशियाई क्षेत्र में। ये जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है वो पहले मध्य एशिया जैसा कुछ नहीं था, पहले ये सब यूएसएसआर के हिस्सा थे। ठीक है, और जब यूएसएसआर का 1991 में विघटन हुआ तो उसमें रसिया और +15 अन्य देश ये बन गए, जैसे ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वाले रीजन, इनको मध्य एशिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है? तो पर्यावरण से संबंधित है तो पर्यावरण के लिए दिया जाएगा। इसमें है वनारोपण तथा परती भूमि के संरक्षण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यहाँ पर बताया गया दादा भाई नौरोजी। ये किताब किसने लिखी है? दादा भाई
नौरोजी ने लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और बताया इन्होंने कि कैसे भारत का शोषण अंग्रेज कर रहे हैं और भारत में अन ब्रिटिश रूल है। अन ब्रिटिश रूल का मतलब भारत पर भी ब्रिटेन का शासन है और ब्रिटेन में तो उनका शासन है ही अंग्रेज़ों का, लेकिन दोनों के शासन में फ़र्क है। दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है, वहाँ पर प्रेस की आज़ादी है, लोगों के पास फंडामेंटल राइट है, ठीक है, लेकिन भारत में क्या है, इनमें से सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश होती है। इसीलिए नौरोजी साहब ने इनको क्या कहा, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट, हमारे देश में जो जीडीपी का आधार वर्ष है वो 2004-05 से बदल करके कितना कर दिया गया। तो जीडीपी मापने का जो आधार वर्ष है वो है आज हमारे देश में 2011-12, ठीक है, 5-5 साल पे चेंज होता है। नेक्स्ट, जब कर की दरों में आय वृद्धि के साथ कर की दर भी बढ़ने लगती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे प्रगतिशील कर कहा जाता है। मतलब अगर जब किसी की इनकम बढ़ रही है तो यहाँ पर टैक्स का जो रेट है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, प्रगतिशील कर। क्योंकि मान लीजिए किसी की इनकम 10 लाख है तो उस पर 10% टैक्स, किसी की इनकम ध्यान से देखिए 20 लाख है तो उस पर 20% टैक्स। मतलब अगर आय के साथ साथ टैक्स की जो दर है वो भी बढ़ रही है तो इसे प्रगतिशील टैक्स सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये आधारित थी हेरल्ड-डोमर मॉडल पर, ठीक है, हेरल्ड-डोमर मॉडल पर। नेक्स्ट, नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ और यह योजना आयोग की परवर्ती संस्था है। पहले से योजना आयोग था और उसको हटा करके उसकी जगह पर नीति आयोग बनाया गया। नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ जनवरी 2016 में निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। स्टार्टअप इंडिया, तो ये शुरुआत किया गया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, तेंदुलकर, सी रंगराजन, इनका संबंध किससे है, गरीबी उन्मूलन नहीं बल्कि यहाँ पर गरीबी का मापन से संबंधित है, ठीक है, गरीबी मापन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो ये है फेरवानी कमेटी। फेरवानी कमेटी की सिफारिश पर ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। भारत सरकार के द्वारा पूर्व में संचालित योजना में सबसे ज़्यादा बजट का आवंटन निम्न में से किस योजना में किया गया, तो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके बाद मनरेगा, बाकी दो ऑप्शन क्या है, मिशन इंद्रधनुष और अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना, मिशन इंद्रधनुष और यहाँ पर मनरेगा, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा आपका, मनरेगा। एक बार बजट और इकोनॉमिक सर्वे के जो महत्वपूर्ण डेटा हैं एग्जाम से पहले आपको देखने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 है इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है, 121 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधान परिषद के गठन का निर्णय लिया है, तो पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके केंद्र सरकार को भेज दिया। अब केंद्र सरकार मतलब संसद पे निर्भर है कि वो विधान परिषद का गठन करती है या नहीं, क्योंकि विधान परिषद के गठन का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है। और संसद साधारण बहुमत से अगर इस प्रस्ताव को पारित कर देगी तो विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, हालांकि अब बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी में कितने % की वृद्धि की है, ठीक है। तो यहाँ पर 140% सब्सिडी, पहले 500 हुआ करती थी, अब इसको बढ़ा करके 1200 रुपये कर दिया गया सब्सिडी, क्योंकि इस समय जो दाम थे उर्वरकों के वो काफ़ी बढ़ गए थे तो सब्सिडी सरकार को बढ़ानी पड़ी। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य ने सरकार में सर्वप्रथम म्यूकोमाइकोसिस को महामारी घोषित किया है, ये वही है जो जिसको हम ब्लैक फंगस बोलते हैं, तो इसको तेलंगाना की सरकार ने सबसे पहले महामारी घोषित किया है ब्लैक फंगस को। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन इधर ही है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया, कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, तो ये कहाँ स्थापित किया गया, पुणे में, ठीक है, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना निम्न में से कहाँ पर किए जाने की घोषणा
की गई। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज ये कहाँ पर बनेगा? नोएडा में। ठीक है, नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश की नौसेना ने की द्विपक्षीय अभ्यास ऑसिंडेक्स के चौथे संस्करण की शुरुआत की गई? तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर ये होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ऑसिंडेक्स AUS नाम में ही छिपा रहता है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 130वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया ब्रसेल्स में। ठीक है, ब्रसेल्स। तो दोस्तों ये रहा 150 क्वेश्चंस और इसके हमने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किए और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।